आदाब, मैं फारूक सैयद। दोस्तों, 21 दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन गई। देवेंद्र फडणवीस की सरकार इसलिए कि इस बार महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से मेहनतें की थी, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी से ऊंचे वो दिखाई दे रहे थे। और ये जीत बीजेपी की है, उनके गठबंधन की है या ईवीएम की है, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी जो भी है, कानूनी हैसियत से 21 दिनों का इंतजार करना पड़ा नई कैबिनेट बनने के लिए। देवेंद्र फडणवीस को इसका पूरा क्रेडिट जाता है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का परचम अपने हाथ में पकड़कर पूरे महाराष्ट्र में दौड़ रहे थे और अपनी जारहाना पॉलिसी और अपने जारहाना अंदाज की वजह से बीजेपी के कैंडिडेट्स की और खासकर उनके गठबंधन के पार्टी के लोगों को जिताने की बहुत कोशिश कर रहे थे, और उसका नतीजा हमको मिला, महाराष्ट्र को मिला। और इस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की और 288 सीटों की असेंबली में बीजेपी के अकेली के 132 सीट हैं। और इलेक्शन आने के बाद चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जिस तरह से भागदौड़ हो रही थी और जिस तरह से एकनाथ शिंदे अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो गई और उन्हें बीजेपी के आगे, अमित शाह के आगे या देवेंद्र फडणवीस के आगे अपने आप को खामोश करना पड़े, और वो खामोश हो गए। अब असेंबली में जो कैबिनेट बनी है महाराष्ट्र की, उसमें बीजेपी के 132 एमएलए होने के बावजूद और उसे सबसे बड़ा शेयर मिला है, उसके 20 मिनिस्टर ओथ लिए हैं देवेंद्र फडणवीस को मिलाकर। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 57 एमएलए हैं और उनके 12 एमएलए को शिंदे ने मिनिस्टर बनाया है। अजीत पवार के 41 एमएलए हैं और उनके हिस्से में 10 मिनिस्टर आए हैं। यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि देवेंद्र फडणवीस सिर्फ बीजेपी के अपने पसंद के मिनिस्टर उन्होंने बनाया नहीं है, बल्कि शिंदे और अजीत पवार के भी जो लोग मिनिस्टर बने हैं, उनमें भी देवेंद्र फडणवीस का अमल दखल दिखाई दे रहा है। इसलिए कि देवेंद्र फडणवीस ने हर वो बात मनवा ली जो मनवाना चाहते थे। जैसे वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, चीफ मिनिस्टर बन गए, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कैबिनेट बनाने के लिए और कैबिनेट में जो अहम पोजीशन है उसे बीजेपी के पास रखने के लिए या अपने आप के पास रखने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने जो हिकमत अमली, जो प्लानिंग, जो मंसूबाबंदी की, उसमें भी वो कामयाब हो गए। जैसे वो चाहते थे कि जब वो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर थे, तो वजीर दाखिला या होम मिनिस्टरशिप देवेंद्र फडणवीस के पास थी और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। इस बार भी एकनाथ शिंदे ने इसके लिए बहुत जोर लगाया कि वो जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हुए हैं, तो उन्हें होम मिनिस्टरशिप दी जाए या होम मिनिस्टर का ओहदा उनकी पार्टी को दिया जाए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने यहां भी बहुत चालाकी से वो चीजें सब अपने पास रख ली जो अहम ओहदे, जो अहम पोर्टफोलियो कहलाए जाते हैं। अब यही देखिए कि उन्होंने अपने पास होम मिनिस्टर का ओहदा भी अपने पास रखा। इस तरह से ये लड़ाई एकनाथ शिंदे की, बीजेपी की या देवेंद्र की इस तरह से खामोश हो गई कि होम मिनिस्टरशिप का पोर्टफोलियो भी एकनाथ शिंदे के हाथ से चला गया। अब यहां पर एक बात, इस नई कैबिनेट के नए चेहरों के बारे में बात करें, उससे पहले कौन लोग नए शामिल हुए हैं, यह अब अहम ज्यादा नहीं है, बल्कि अहम
यह है कि किनको इस नई कैबिनेट में नहीं लिया गया। मिसाल के तौर पर बीजेपी ने अपने 4 पुराने मिनिस्टर्स को हटा दिया, अजित पवार ने 5 लोगों को हटाया और एकनाथ शिंदे ने 3 को हटाकर 3 नए चेहरे ले लिए हैं। जैसा कि बीजेपी के हिस्से में 20 मिनिस्टर आए हैं और एकनाथ शिंदे के पास 12 और अजित पवार के पास 10। और इनमें सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी ने जिन 4 लोगों को निकाला है उसमें रविंद्र चौहान है, सुधीर मुंगटीवार हैं। सुधीर मुंगटीवार एक बहुत अहम पोजीशन पर रहे हैं पिछली सरकारों में और इनको इस वक्त नहीं लेना, पता नहीं बीजेपी की या देवेंद्र फडणवीस की क्या प्लानिंग है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। विजय कुमार गावित हैं और सुरेश खाड़े, ये 4 लोगों को बीजेपी ने अपने घर का रास्ता बता दिया, यानी उन्हें मिनिस्टरशिप नहीं दी गई। एकनाथ शिंदे ने अपने 3 पुराने साथियों को अपने साथ रखने से मना कर दिया या इनकार कर दिया। उनमें तानाजी सावंत, दीपक केसरकर और अब्दुल सत्तार शेख हैं। अब्दुल सत्तार शेख एक वाहिद चेहरा है, बीजेपी में एक भी मुसलमान नहीं है और एकनाथ शिंदे से ये उम्मीद की जा रही थी कि अब्दुल सत्तार शेख को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा क्योंकि उनके पास एक ऐसा चेहरा था जो पिछले 4 सरकारों में बराबर शामिल रहा और जब जब वो जीता है अपनी सीट से तब तक सरकार किसी की भी रही हो, किसी पार्टी की भी रही हो, अब्दुल सत्तार शेख को शामिल किया जाता रहा है। लेकिन इस बार बहुत बड़ा फैसला एकनाथ शिंदे ने यह किया है कि अब्दुल सत्तार शेख को मिनिस्टर में जगह नहीं दी है। ये जैसा कि देवेंद्र फडणवीस के पास 20 लोग हैं और 132 एमएलए हैं, 20 उनके मिनिस्टर हैं और एकनाथ शिंदे के पास 12 हैं। 12 में एक ले सकते थे मिनिस्टरशिप की हैसियत से, लेकिन उन्होंने अब्दुल सत्तार शेख को जगह नहीं दी। अब्दुल सत्तार शेख को जगह न देने की वजह यह भी कही जा रही है कि बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस खुद नहीं चाहते थे कि अब्दुल सत्तार शेख कैबिनेट में रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या देवेंद्र फडणवीस मुसलमानों से दूर रहकर या मुसलमानों को दूर रखकर अपनी सरकार चलाना चाहती थी। इसमें भी देवेंद्र फडणवीस कामयाब हो गए। लेकिन एक बात जो कही जा सकती है कि अजीत पवार ने अपने पुराने साथी, मुस्लिम साथी हसन मुशर्रफ को अपने साथ रखा है और एक चेहरा मुसलमानों का कैबिनेट में दिखाई देता है, हसन मुशर्रफ का। यहां आपको ये बात भी मालूम है कि महाराष्ट्र में 11.5 से 12% मुसलमान रहते हैं। इस तरह से 288 मेंबर असेंबली वाली हमारी विधानसभा में कम से कम 10 से 12 चेहरे, मुस्लिम चेहरे होने चाहिए थे, नहीं है। कैबिनेट में सिर्फ एक चेहरा बाकी रहा है, हसन मुशर्रफ का। अजित पवार ने जिन 4 लोगों को अपने साथ से निकाल दिया है, हटा दिया है, उनमें जो बहुत अहम नाम है वो है छगन भुजबल का। और छगन भुजबल को अपने साथ न रखना ये अजित पवार के लिए बहुत बड़ा गेम प्लान हो सकता है, क्योंकि शरद पवार बहुत दिग्गज नेता हैं महाराष्ट्र के और ओबीसी की बहुत बड़ी ताकत है। अब ओबीसी की ताकत को अपने साथ न रखना अजित पवार के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इसके अलावा अजित पवार ने हिम्मत की दिलीप वळसे पाटिल का भी पत्ता कट करके। ये दोनों बहुत दिग्गज नेता कहलाते हैं महाराष्ट्र के, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने साथ छगन भुजबल, दिलीप वळसे पाटिल को नहीं रखा। दूसरे 3 लोग संजय बनसोड़े, धर्मराव आत्रम और अनिल पाटिल का भी पत्ता इस नई कैबिनेट में कट गया है। दोस्तों, ये नई कैबिनेट जो है महाराष्ट्र की, वो देवेंद्र फडणवीस ने अपने हिसाब से बनाई है ताकि उन्हें
अपने साथ जो लोग हैं उनको लेकर चलना है। लेकर चलना इसलिए है कि वो जो चाहते हैं, जिस तरह की महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो उनकी अपनी जारहाना अंदाज वाली पॉलिटिक्स है। और देवेंद्र फडणवीस ने इस अपनी नई कैबिनेट में नीतीश राणे को भी शामिल करके ये इशारा दिया है मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को इस रियासत की, कि नीतीश राणे को बीजेपी का सपोर्ट है, अब सरकार का भी सपोर्ट है। नीतीश राणे ने जो जो बातें जिस अंदाज में कही हैं, अब जीतने के बाद और ओथ लेने के एक दिन पहले भी उन्होंने जो बयान दिया था कि लाड़की बहन योजना से उन मुस्लिम औरतों को निकाल दिया जाए जो 2 से ज्यादा जिनके बच्चे हैं, ऐसे बयानात नीतीश राणे बार बार देते रहे हैं और उसकी सफाई खुद देवेंद्र फडणवीस ने कई बार की है। अब सरकार में उनको शामिल करके ये देवेंद्र फडणवीस बताना चाहते हैं कि अब सरकार भी नीतीश राणे का साथ देगी। हाँ, इस नई कैबिनेट में आशीष शेलार एक ऐसा चेहरा है जो सबके लिए काबिल कबूल है। कई वर्षों तक वो महाराष्ट्र में मुंबई के बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे हैं। प्रेसिडेंट की हैसियत से उन्होंने सबको साथ लेकर, या नरेंद्र मोदी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, इस तरह से आशीष शेलार करते रहे हैं। एक तरफ नीतीश राणे हैं, दूसरी तरफ आशीष शेलार हैं। ये दोनों का बैलेंस देवेंद्र फडणवीस को हमेशा कायम रखना पड़ेगा। लेकिन ये इशारा साफ है माइनॉरिटीज के लिए, मुसलमानों के लिए, कि नीतीश राणे को अब देवेंद्र फडणवीस का साथ है। उनके पीठ के पीछे नीतीश राणे के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के पूरी तरह से उनकी हिमायत है या उनका साथ है। ये नई कैबिनेट बन तो गई है महाराष्ट्र में, और देखते हैं कि अब जो सेशन चल रहा है नागपुर में, किस तरह से अपने किन पॉलिसियों को लेकर वो आगे बढ़ाते हैं। हमारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात और नई सरकार के लिए बधाई। हम उनके लिए बधाई देना चाहेंगे कि नई सरकार, आप महाराष्ट्र के तमाम लोगों को साथ में लेकर चलें, तभी जो है सबका साथ होगा और सबका विकास होगा। क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स देश के दूसरे प्रांतों से, दूसरे स्टेट से बहुत अलग है। यहाँ से हर तरह की तहरीक या हर तरह का मूवमेंट महाराष्ट्र से उठा है। इसलिए यहाँ पर सबको साथ लेकर चलने की सरकार की मजबूरी होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।